सभी को मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बार। ठीक है, रेक्टेंगुलर बार के लिए आज करेंगे। ठीक है, तो बार जो पहला मैंने बार कराया था, जिसे आप रोड भी कह सकते हो, उसके लिए आपने वो डेरिवेशन कर चुके हैं। तो आज जो हमें डेरिवेशन करना है वो रेक्टेंगुलर बार के लिए है, यानी एक रोड है जो रेक्टेंगुलर शेप की है और वो सॉलिड है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ेंगे। और पहला डेरिवेशन तो मैंने बार का कराया था आपको रोड का, और दूसरा डेरिवेशन मैंने कराया था आपको रेक्टेंगुलर लैमिना का। ठीक है, तो आइए थर्ड क्वेश्चन पढ़िए उसी टाइप का। फाइंड एन एक्सप्रेशन यानी व्यंजक आपको फाइंड करना है, निकालना है, प्राप्त करना है फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? ऑफ ए सॉलिड। मैंने बताया सॉलिड है, ठोस है मतलब, और यूनिफॉर्म यानी एक समान बार। ठीक है, और बार की शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, सॉलिड यूनिफॉर्म बार ऑफ रेक्टेंगुलर बार। हाँ, ये दो बार लिखा गया। ठीक है, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे, सॉलिड यूनिफॉर्म, इसे हटा लो, है ना, सॉलिड यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, बार कैसा है? रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर यानी आयताकार है। आयत किस आकार का है? आयत इस तरीके से होता है ना, रेक्टेंगल, उसकी शेप का है। और बार है यानी कोई रोड है, और इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? रेक्टेंगुलर। चूँकि बार जो है, जो रोड है, वो कैसी है? रेक्टेंगुलर शेप की है, तो उसका क्रॉस सेक्शन यानी उसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो भी कैसा होगा? रेक्टेंगुलर शेप का होगा। देखो कैसे, अभी समझाऊंगा ना डायग्राम से। अबाउट एन एक्सिस, और उस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस अक्ष के परितः निकालना है ना। परपेंडिकुलर, जो कैसी है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है, तो परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, जो अपनी लेंथ के एक्सिस, जिसकी एक्सिस लेंथ कैसी है? परपेंडिकुलर। और कहाँ से होकर जाती है? पासिंग थ्रू, नंबर फर्स्ट पॉइंट पे कह रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होकर जाती है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ अलग नहीं होता है, सेंटर ऑफ मास ही होता है, जिसे आप द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, उसे गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और नंबर सेकंड पॉइंट में कह रहा है वन ऑफ द कॉर्नर्स, यानी उसके किसी एक कोने से होकर जाती है। ठीक है, तो चलो इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो, इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कैसा है? सॉलिड है ना, और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्या होता है? एक समान, और साथ में कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप का है। देखो, तो इसका मतलब है रेक्टेंगुलर शेप तो आप जानते होंगे, इसे क्या कहते हैं? आयताकार। ठीक है, तो एक बार है जो आयत किस आकार का है? आयत के शेप का है। लेकिन वो कैसा है? सॉलिड है। तो ऐसा नहीं है केवल टू डायमेंशनल इसकी शेप नहीं होगी, 3 डायमेंशनल होगी। तो देखो, इसका मतलब ऐसे है, जैसे आप क्यूब बनाते हो ना, घन बनाते हो, इसी प्रकार से घनाभ बनाना है। ठीक है, घनाभ की शेप है जिसे आप, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप आपको सामने से दिख रही है केवल, लेकिन यदि आप थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे देखोगे तो उस तरीके से आपको बनानी है। देखो, इस तरीके से जैसे घन बनाते हैं। ठीक है, घन क्या होता है? क्यूब कहते हैं हिंदी में। तो इस तरीके से क्लियर है? तो यहाँ तक रख लो, और आप देखेंगे जब दोनों को मिलाएंगे तो कैसी शेप बनेगी? वही शेप होगी सॉलिड रेक्टेंगुलर, जो इस क्वेश्चन में कही है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कोई बॉडी है, और इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? रेक्टेंगुलर। क्रॉस सेक्शन यानी जो सामने से आपको दिख रहा है, ये वाला सरफेस, वो कैसा है? रेक्टेंगुलर है। ठीक है, इसे चाहे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये शेप जो है आपकी क्या कहलाएगी? रेक्टेंगुलर बार कहलाएगी। ठीक है, और यूनिफॉर्म है यानी एक समान है, तो यानी जो इसकी विड्थ है वो हर जगह से कैसी एक समान है। ठीक है, तो ये ऐसे रखी है। अब आपको समझ में आया होगा, क्लियर है? चलो, तो ध्यान दो, इसकी लेंथ मान लो, इसकी
ब्रेथ मानो और इसकी हाइट मानो, जिसे आप थिकनेस भी कह सकते हो। भाई इसकी हाइट क्या है? थिकनेस यानी कि मोटाई। ठीक है जी। चलो तो इसकी लेंथ कितनी मान लें? एल मान लें। भाई लेंथ इतनी होगी, तो ये वाली और ये वाली सेम ही तो है, तो ये तो ऐसे दिखा रहे हैं बस, है ना, लेकिन रखी 3D डायग्राम है, कुल मिला के आपको समझ के ये चलना है। तो इसकी लेंथ कितनी है? एल मान लो। लेंथ इसकी एल है, इसकी जो विड्थ है ना, इधर मान लो चाहे बी हो जाएगी, और इसकी जो थिकनेस है वो आप कितनी मान सकते हो? टी मान सकते हो। ठीक है, आपको इधर का दिख रहा होगा। चलो तो इसकी थिकनेस कितनी है? टी है। हाँ, ये लाइन थोड़ी सीधी खींचो। ठीक है, तो सारी लाइन क्या है? सीधी है बिल्कुल इस तरीके से। तो लेंथ कितनी मानी हमने? इसकी एल मानी, और इसकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई, लंबाई, तो एल है, चौड़ाई कितनी है? बी है, और थिकनेस कितनी मानी? टी मानी। तो आप देखो, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। इस डायग्राम को देखने के पश्चात आप देखेंगे फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन निकालना है। सॉलिड, तो ये कैसी है? ये जो शेप आपको दिख रही है कैसी है? सॉलिड है, ठोस है। और यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि इसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है ना, और हाई ये थिकनेस है, हर जगह से सेम है। आप इसकी थिकनेस चाहे इस पॉइंट पर देखें चाहे इस पॉइंट पर देखें, सब जगह थिकनेस कैसी मिलेगी? सेम। सब जगह ये जो देखोगे चौड़ाई, जिसे आप ब्रेथ कहते हैं, वो सेम मिलेगी, और लेंथ भी इसकी कैसी है? सेम। ठीक है, चलो तो इसे जब लेंथ है ना, ब्रेथ और हाइट या थिकनेस जब सेम रहती है हर पॉइंट पर, तो उसे ही यूनिफॉर्म कहा जाता है, एक समान। और रेक्टेंगुलर बार है। रेक्टेंगुलर देखो, आप सामने से देख रहे हैं ये वाली शेप, एक पृष्ठ यदि इसका दिख रहा है, एक सरफेस, तो सामने से देखोगे, है ना, केवल एक सरफेस देखो बाहर वाला, तो रेक्टेंगल की शेप का है नहीं, यानी आयत के आकार का है नहीं, तो ये आयताकार है ना, रेक्टेंगुलर है। और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का भी अर्थ ये है कि सामने से देखने पर जो आपको शेप दिख रही है वो कैसे दिखे? रेक्टेंगुलर, यानी आयताकार। ठीक है, तो इस तरीके से है। और इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, उस एक्सिस के अबाउट जो इसकी लेंथ के कैसी है? परपेंडिकुलर। तो देखो लेंथ तो ये है, और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस लेनी है, यानी इस तरीके से लेनी है। ठीक है, दोनों डेरिवेशन जो मैंने कराए हैं उन्हें अच्छे से समझने के बाद ये बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो उन्हें बहुत अच्छे से कर लेना, तब इसे करना। आगे कहा परपेंडिकुलर है लेंथ के एक्सिस, ये बात सही है बिल्कुल, एक्सिस ऐसे लेनी है। और साथ में नंबर फर्स्ट पॉइंट में कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाती है वो एक्सिस, तो यानी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके कहीं बीच में होगा, यहाँ पे मान लूँ। ठीक है, देखना आप बीच में बिल्कुल होना चाहिए, है ना, और आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो सेंटर ऑफ मास ये है मान लो। ठीक है, तो इसके सेंटर ऑफ मास से होकर जाएगी एक तो एक्सिस, और लेंथ के कैसी है? परपेंडिकुलर, तो एक्सिस ऐसे रहेगी इस तरीके से। ठीक है, एक्सिस का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ए बी। ठीक है जी। और सी क्या है? सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आपको पता है करना क्या होता है। ठीक है, करना क्या होता है भाई, आपको पूरी जो रोड है ये, जिसे आप बार भी कह रहे हैं ना, इसके लिए आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले इसके एक छोटा सा एलिमेंट, है ना, जैसे करते आ रहे हैं, देखेंगे, और फिर उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। फिर उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरी बार के लिए आ जाएगा। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बार है, और वो जो बार था, है ना, वो थिन बार था, एक छोटा सा बार है ना, जिसे रोड भी कह सकते हो आप। चलो, और ये सॉलिड है। ठीक है, और ये 3D में है डायग्राम। वो जो बार पहले वाला बार था वो 2D में था, केवल उसमें, है ना, उसमें विड्थ नहीं थी, उसकी चौड़ाई नहीं थी, या कुल मिला के 2 डायमेंशन थे केवल उसमें, या तो एक तो लेंथ और एक ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ भी है ना, ब्रेथ भी है, और थिकनेस भी तो है। ठीक है, तो यहाँ 3 डायमेंशनल डायग्राम है, यानी ये सॉलिड है, और वो कैसी थी? केवल एक तरफ से ही थी, है ना। तो इसे आप ऐसा, इसकी शेप ऐसी मान सकते हो जैसे डस्टर होता है, डस्टर होता है ना, उसकी उसी शेप का है ये बिल्कुल, है ना। और वो जो पहले वाला बार था, सबसे पहले वाला डायरेक्शन, उसकी शेप आप ऐसी मान सकते हो जैसे कोई स्केल रहा हो, है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ तक बात आपको समझ में आई। चलो, तो अब हमें क्या करना है? इसका एक एलिमेंट काटना है, मतलब एक एलिमेंट ऐसा मानना है जिससे ऐसे ऐसे एलिमेंट से मिलकर बनी हो। जैसे आप, है ना, जैसे आपने देखा होगा कभी
छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलकर ही तो बनता है। जैसे मान लो आप कोई सब्जी काट रहे हैं ना इस तरीके से, तो आप देखते हो यदि खीरा भी काटते हो तो इस तरीके से काटते हैं ना, तो बहुत सारे पीसेस निकल जाते हैं, उन सबको जोड़ देंगे तो फिर वो कंप्लीट हो जाती है कोई भी चीज़ हो, है ना। तो इसी प्रकार से इसके बहुत सारे पीसेस हैं, उन सबको जोड़ करके ही तो ये बना है। तो इसका एक छोटा सा एलिमेंट काटो तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे मान लो, ठीक है, और इसकी थिकनेस dx मानते हैं, आपको पता है, इस तरीके से मान लो ये है ना, ये वाला। लेकिन ये आपने इस एक्सिस पे तो दिखा दिया, यहाँ भी तो दिखाना पड़ेगा, सारे में दिखाना पड़ेगा ना, इस तरीके से, ठीक है जी। और एक काम कर लो, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा सा हो रहा है, एक काम करो इसकी थोड़ी थिकनेस घटा लेते हैं, ज़्यादा दूर तक जा रहा है ना, है ना। इसके जैसे रखो, जैसे इधर से है ऐसे इधर से रखो, है ना। तो डायग्राम आप स्केल से बनाना, तो यहाँ तक रख लेते हैं और इसे ऐसे मिला लो। अब ठीक है, चलो अब दोनों सेम से लग रहे होंगे, या अब ये थोड़ा कम हो गया तो आप इसे थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो अब आप एक बात देखो, मैंने कहा ये एलिमेंट लिया आपने, तो ये वाला एलिमेंट है ना, ये वाला, तो ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट पीछे भी तो रहेगा, यहाँ पर बिल्कुल सीधी मिलानी है ना, और यहाँ पर है ना, देखो इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये एलिमेंट का ये वाला भाग है सारा, है ना, और इसका जो पिछला वाला भाग है वो यहाँ पे इधर होगा, यहाँ तक है ना, लेकिन दिखेगा नहीं, है ना। और एक भाग यहाँ पे होगा जो ऊपर जाके मिल जाएगा। चलो मैं दिखाना चाहूँ तो आपको ब्लैक से दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ब्लैक से, इसके पीछे है हालांकि वो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से तो रहेगा सारा। चलो तो ये सारे जो काट के निकालोगे आप यदि एक, तो ये क्या निकलेगा, यदि इसे आप काट के निकालोगे तो ये देखो, इसकी विड्थ कितनी, वो थिकनेस कितनी है t, और विड्थ कितनी है b, यानी मोटाई t है और चौड़ाई b है। तो इसे काट के निकालोगे आप, इसे ऐसे काट के निकालोगे तो एक ऐसी प्लेट निकलेगी इस तरीके की। और ये क्या है, इससे पहले वाले डेरिवेशन में कराया था, ये है रेक्टेंगुलर लेमिना। तो यानी जो इसका एलिमेंट होगा, इसे आप काट के जिसे निकालेंगे, वो जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो एलिमेंट कहलाएगा आपका रेक्टेंगुलर लेमिना, ठीक है। तो वो रेक्टेंगुलर लेमिना होता है जिसे आप मानेंगे, ठीक है। चलो तो इसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये तो मैंने आपको बताया इस तरीके से होता है। चलो तो एक बार बताओ, ये रेक्टेंगुलर लेमिना है और इसके लिए तो मैंने बता रखा है आपको, इसके लिए डेरिवेशन क्या है। चलो डेरिवेशन की जब जरूरत पड़ेगी तभी बताऊंगा। तो एक बार बताओ, इस एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी मानते हैं, सेंटर ऑफ मास से x मानते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बीच में मानना है। तो देखो इसके बीच में यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, ये मान लो C है, तो ये जो बीच में ये पॉइंट होगा ये कितना मान लो C डैश, और यहाँ से भी एक एक्सिस खींच लो, ठीक है। तो दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, इस एक्सिस का नाम आपने A भी रखा, इसका नाम रख लो चाहे A डैश B डैश, और दोनों एक्सिस के बीच, यानी ये जो एलिमेंट है सेंटर से तो नापोगे ना डिस्टेंस, तो ये एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी मान लो x ही तो मानते हैं। चलो तो x डिस्टेंस हो गई, और आपको पता है इसकी मोटाई, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी मानते हैं, dx। तो मैं लिख देता हूँ, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, dx, ठीक है, dx थिकनेस है। तो इस तरीके से है मामला, है ना। तो अब क्या करना है, इस एलिमेंट के लिए मेथड वही है सारा, इस एलिमेंट के लिए आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर इसके लिए निकाल के सारे का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है, और फिर पूरे इस, है ना, बार का आ जाएगा, रेक्टेंगुलर बार का। और आपको पता है भाई, ये तो सेंटर है, यानी ये ओरिजिन है, तो इधर देखेंगे तो l/2 डिस्टेंस, इधर देखेंगे तो l/2 डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये आधी डिस्टेंस l/2 हो जाएगी, और दूसरी आधी भी कितनी हो जाएगी, l/2, ठीक है, यहाँ तक लो बस। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पॉइंट है वो l/2, 0 हो जाएगा, बिल्कुल पिछली बार की तरह।
और इधर क्या हो जाएगा -L/2, 0। तो जो लिमिट लेंगे फिर -L/2 से +L/2 तक लेंगे। ठीक है, तो डायग्राम आपका मैंने बना दिया है। अब एक काम करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। चलो, तो इसकी लैंग्वेज बस है ना, क्या लिखनी है, ये लिखनी है, लेट अस कंसिडर ए सॉलिड यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ स्मॉल l, है ना, ब्रेथ स्मॉल b एंड थिकनेस स्मॉल t। ठीक है, एंड सेंटर ऑफ मास कैपिटल C, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैपिटल C। ठीक है, फिर क्या करना है, लेट देयर इज ए एलिमेंट ऑफ विड्थ dx। ठीक है, और कहाँ पर है ये, सिचुएटेड या प्लेस्ड नहीं कहेंगे, रखा नहीं है, ये तो कंसिडर कर रहे हैं। तो एट डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास एक्सिस, सेंटर ऑफ मास एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है ये एलिमेंट। ठीक है, चलो, और हाँ ये मान सकते हो a डैश b डैश बी द एक्सिस ऑफ दिस एलिमेंट, है ना, इस एलिमेंट की एक्सिस है। चलो, अब करना क्या है, मैंने आपको बता रखा है, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे -L/2 से +L/2 तक, पूरे बार का आ जाएगा, रेक्टेंगुलर बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो करना पता है क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसका मास चाहिए पहले, तो पहले इसका मास निकालेंगे। और मैंने आपको लास्ट बताया था, ये क्या है, ये जो निकल के आया है, ये मैंने आपको बताया था, इसका डायरेक्शन मैंने कराया था आपको। ये जो निकल के आएगा काट के, ये आयताकार पटल आएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर लेमिना। तो इसमें रेक्टेंगुलर लेमिना कट के आएगा, बाहर कट के आएगा, और उसे आप ऐसे रख सकते हैं। तो एक बात देखो, ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली कितनी है, b है भाई, जितनी ये है इतनी ये है, तो ये b है, तो यानी ये डिस्टेंस b है। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, t, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, t। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें देखो, यदि आप कल वाले बार को उसे देखेंगे लेमिना को, तो उसमें केवल वो 2 डायमेंशनल था, उसमें मोटाई नहीं थी, लेकिन यहाँ देखो इसमें मोटाई भी है, कितनी है, dx। और जब 3 क्वांटिटी हो जाती है तो उस फिर आयतन निकलता है, वॉल्यूम निकलता है, क्षेत्रफल या एरिया नहीं निकलता। तो कल जब आपने इसका डेरिवेशन किया था तब आपने क्षेत्रफल निकाला था, एरिया निकाला था, और उसमें मल्टीप्लाई कर दी थी जो यूनिट मास था, मतलब मास था पर यूनिट एरिया उसकी। तो यहाँ पर आज क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है इसमें देखो लेंथ भी है ना, ये क्या है, हाइट भी है, कोई सी 3 है, मतलब 3 है इसमें फिजिकल क्वांटिटी जो है, और इसमें मोटाई भी है जो ऐसे रखने पर दिखती नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, थिकनेस भी है। ठीक है, ये dx। तो इसका पहले वॉल्यूम निकाल लो, तो देखो देन लिखो, है ना, देन वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम आपको निकालना है किसका, इस बार का, यानी इस बार का, ये बार नहीं है, क्या है, लेमिना है। तो देन वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट कह दो, ये एलिमेंट ही है, और एलिमेंट के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ये एलिमेंट जो निकल के आया है, ये क्या है, ये लेमिना है, लेमिना। ठीक है, तो इस लेमिना के लिए निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट, या लेमिना के लिए क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का तो आप फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है भाई, तीनों फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, L × B × H, है ना, यानी लेंथ की, ब्रेड्थ की और हाइट की। तो इसकी लेंथ कितनी है ना, लेंथ है इसकी b, हाइट कितनी है t, और विड्थ मोटाई कितनी है dx। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया, किसका, इस एलिमेंट का, यानी इस लेमिना का, इसका वॉल्यूम निकला। अब देखो, कल आपने डेरिवेशन में सिग्मा माना था मास पर यूनिट एरिया, आज आप मानेंगे मास पर यूनिट एरिया नहीं मानेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम मानेंगे, यानी क्या बोलेंगे हिंदी में, एकांक आयतन का द्रव्यमान मानेंगे। तो मैंने बताया था आपको, एकांक आयतन का द्रव्यमान मास पर यूनिट वॉल्यूम रोह मानते हैं, रोह। तो रोह मानेंगे, तो लिखेंगे लेट रोह बी द, रोह क्या मानेंगे, रोह बी द, इसे कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन का द्रव्यमान, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इसे आप वैसे कह सकते हो मास डेंसिटी, है ना, मास डेंसिटी कैसी है, वॉल्यूम मास डेंसिटी है। ठीक है, वॉल्यूम मास डेंसिटी, मास डेंसिटी कौन सी वाली है, वॉल्यूम वाली।
ठीक है। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी रो मानी, यानी अब ध्यान देना, समझने की बात है थोड़ी सी। आप यहाँ देखें भाई, देखो यूनिट वॉल्यूम के लिए मास है रो, और हमारे पास वॉल्यूम कितना है बी टी डी एक्स। तो बी टी डी एक्स वॉल्यूम के लिए मास कितना हो जाएगा, बी टी डी एक्स इंटू रो, यही तो हो जाएगा भाई। एक के लिए इतना, तो 4 के लिए 4 से गुना, 5 के लिए 5 से गुना, इतने के लिए इतने से गुना हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आएगी, ये है रो, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम माना आपने। तो देन वॉल्यूम निकालो आप इस एलिमेंट का, तो देन वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट, देन वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना आएगा आपको पता है, मैंने इधर निकाल के बता दिया है, बी टी डी एक्स और इंटू रो, ठीक है। और ये एलिमेंट मैंने बताया है, यदि आप इसे देखोगे तो ये क्या है, लैमिना है, ठीक है। ये क्या है, जो डायरेक्शन हमने कल करा था, रेक्टेंगुलर लैमिना, आयताकार पटल, रेक्टेंगुलर लैमिना, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकल गया। अब वॉल्यूम के बाद देखो, जब इसके लिए कल डायरेक्शन करा था तो क्या करा था, पहले एरिया निकाला और फिर मास निकाला था, ठीक है। क्योंकि कल ये जो था ना, उसमें थिक मोटाई नहीं थी, इसलिए क्षेत्रफल से ये काम चल गया था, एरिया से चल गया। लेकिन ये तीनों चीज़ रहेंगी, है ना, बी भी है, टी भी है और डी एक्स भी है, तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तीन डिस्टेंस वाली क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करते हैं तो आयतन बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम निकालने के बाद अब क्या निकालना है, हाँ ये तो मास निकल गया भाई, वॉल्यूम तो निकाल दिया था, वॉल्यूम तो इतना है। अब क्या निकाला है, मास, क्योंकि रो से मल्टीप्लाई करते ही क्या निकल गया, मास। तो देखो दोबारा समझो, मैंने कहा यूनिट मास, यूनिट वॉल्यूम के लिए जो मास है कितना है, रो है, तो इतने वॉल्यूम के लिए मास कितना है, इतना। तो इसका मतलब है इतना मास किसका आया, इस एलिमेंट का। तो मास ऑफ दिस एलिमेंट कितना आया, बी टी डी एक्स इंटू रो। अब मास निकल गया, अब तो बहुत आसान है, क्या निकालेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एलिमेंट का, ठीक है। तो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट। तो एक बात देखो, ये एलिमेंट क्या है, इस एलिमेंट का नाम लिखो, ये है रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना यानी आयताकार पटल। तो रेक्टेंगुलर लैमिना, और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कल निकलवाया था, डेरिवेशन कराया था, आपको याद होगा। देखो इस तरीके से, ये x था, ये x डैश था, ठीक है, एक यहाँ थी एक्सिस y और y डैश। तो आप एक बार देखो, कल यहाँ पे जो लेंथ थी, ध्यान देना, कल की बता रहा हूँ, वो l थी, और यहाँ पर जो लेंथ थी वो b थी। तो आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने आई वाई भी निकलवाया था और आई एक्स भी निकलवाया था। तो आई वाई जब निकलवाया था तो आपने जो लेंथ ली थी वो एल ली थी, क्या था, 1/12 ml², ठीक है, ये आया था। यानी कहने का मतलब ये है, जब ये वाली एक्सिस ले रहे हैं तो लेंथ ये वाली ले रहे हैं एल, ठीक है। और आपको याद होगा जब मैंने आई एक्स निकाला था तो लेंथ ली थी बी वाली, ठीक है। यानी जब ये वाली एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो लेंथ ये वाली ले रहे हैं बी वाली, ठीक है। तो मेन बात ये है, जिस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस लेते हैं, ये बात हमें यहाँ से पता चल रही है। तो अब देखो, हम तो इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट निकालें, इस एक्सिस के अबाउट, ए डैश बी डैश की। तो अबाउट एक्सिस ए डैश बी डैश, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट का यानी रेक्टेंगुलर लैमिना का निकालना है, ए डैश बी डैश के अबाउट। तो बताएं क्या करना है, देखो ए डैश बी डैश के अबाउट ले रहे हैं, तो ठीक है। तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस आपको लेनी पड़ेगी वो इसके परपेंडिकुलर वाली लेनी पड़ेगी, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, ठीक है। देखो ध्यान देना, एक्सिस तो ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, ये वाली। तो यानी ये वाली कौन सी है, ये वाली कौन सी है, बी, ठीक है। तो ये वाली लेनी है, ये वाली कितनी आ जाएगी, बी, ठीक है। परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस लेनी है ना, और एक्सिस जब इस तरीके से है तो इसके परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस तो ये है, क्योंकि ये तो ले नहीं सकते, तो पैरेलल हो जाएगी, टी नहीं ले सकते ना, परपेंडिकुलर वाली लेनी पड़ेगी, यानी ये वाली। और ये वाली कौन सी है, ये वाली कितनी है, बी, ठीक है। क्योंकि ये बात यहाँ से पता चल रही है कि जिस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस लेते हैं, तो क्या आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 1/12 m, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाली लेनी है
तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस तो ये है b, तो m b स्क्वायर आएगा। और m क्या है, m तो ये है, तो m की जगह क्या रखना पड़ेगा, ये सारा रखना पड़ेगा। ठीक है, m क्या है, मास कितना है इसका एलिमेंट का, b t dx है ना, इंटू रो और इंटू में b स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे इस x की कोई ज़रूरत भी नहीं है ना, हमें डायरेक्ट ये मिला। तो यहाँ तक नोट करो, फिर मैं आगे चलते हैं आगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो, मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी भी। क्या रफ करूँ, यहाँ तक दिख रहा है आपको, हाँ थोड़ा दिख रहा है अभी आपको, है ना, थोड़ा और लिख देता हूँ। देखो ध्यान दो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो यहाँ तक अभी आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाला है ना, इसका वो इस एक्सिस के अबाउट निकाला है। लेकिन आप देखते हो कल भी आपने डेरिवेशन करा था, वो जो एलिमेंट होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीच वाली एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। ठीक है, देखो चाहे इससे पहले दोनों डेरिवेशन में वो जो आप मानते हो एलिमेंट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं जो बीच में होती है, चाहे दोनों डेरिवेशन में देख लो आप इससे पहले वालों में। तो इसका मतलब है अभी आपने इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाला है, इस एक्सिस के अबाउट नहीं निकाला। तो अब करना क्या है भाई, इस एक्सिस के अबाउट निकाल दिया, इसके अबाउट निकालना है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लग जाएगी नहीं, क्योंकि दोनों एक्सिस कैसी हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो समांतर अक्षों के ऊपर में लगाओ, इसके अबाउट निकल जाएगा। तो ध्यान देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ किसका निकाल रहे हैं, इस लेमिना का, यानी इस एलिमेंट का। ठीक है, लेमिना, और ब्रैकेट में एलिमेंट कह दो या ब्रैकेट में लेमिना कह दो, एक ही बात है, जैसे भी देख लो आप अपने हिसाब से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लेमिना का, एलिमेंट का, किसके अबाउट अब निकाल रहे हैं, अबाउट। पहले तो इस एक्सिस के अबाउट निकाला ए डैश बी डैश, अब निकालना है ए बी के अबाउट। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है उन दोनों की तुलना में, तो इस पर आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए इसमें तो आप व्हाट्सएप पे है ना मैसेज कर देना। ग्रुप में आप सभी लोग हैं, नहीं हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाओ, लिख देना फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या होता है, आई बराबर होता है ICM प्लस MH स्क्वायर। ठीक है, ICM यानी C डैश, भाई यही तो है, ये आपको पता है ना, और ये वाली निकाल रहे हैं, तो इसे एक काम करो C डैश कर लो, IC डैश आपको पता है, और ये क्या है IC यहाँ पे है ना, तो IC निकालना है, IC डैश प्लस MH स्क्वायर, और H क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, और वो कितनी है X, तो H की जगह क्या आएगा, X आएगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिख दो साइड में, बिकॉज H बराबर यहाँ पर कितना है, X है, और IC डैश आपको दिख रहा है वो कितना है, यही तो है IC डैश। तो आप इसे लिखना चाहो तो इसे डिनोट कर सकते हो IC डैश। ठीक है, तो IC डैश कितना है, ये है, रखो इसकी वैल्यू। तो IC बराबर कितना आएगा, 1/12 देखो BT dx रो और इंटू बी स्क्वायर और प्लस m तो यही वाला मास लेना है जो यहाँ पे था, मास कितना है इसका एलिमेंट का, ये रहा, तो यही वाला मास लेना है। तो BT dx इंटू रो और इंटू H स्क्वायर का मतलब है X स्क्वायर। चलो इस आगे को लिखेंगे, H की जगह क्या है, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस X है, तो हम यहाँ क्या आएगा X स्क्वायर। ठीक है, m का वैल्यू रखी यहाँ से, क्योंकि मास है इस, है ना, इसका लेमिना का, यानी इस एलिमेंट का, और H की जगह क्या है X, तो H बराबर क्या है X है। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है, हाँ चलो तो यहाँ तक नोट करो, फिर या आप है ना वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, तो मुझे अब ऊपर वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक नोट कर लो, और फिर अब इससे कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन थोड़ा समझने का है, आप इसे थोड़ा ध्यान देना। चलो अब देखो, इसे कैलकुलेट कर लो और फिर इसका इंटीग्रल करना है और कुछ नहीं करना। इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाओ कैलकुलेशन को, तो ध्यान देना IC बराबर क्या आएगा, देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ देखो ये जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दे ना भाई, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन में कर लेंगे कैलकुलेशन जो भी करनी होगी, है ना। फिलहाल यहाँ तक रखते हैं और फिर अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन।
तो इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर पता है किसका निकल जाएगा, इस पूरे क्या है ये यूनिफॉर्म सॉलिड यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार, इसका निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, बाकी कुछ कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। देखो कॉमन लेना चाहो तो आप क्या ले सकते हो, बी टी डी एक्स रो कॉमन आ रहा है ना, तो ले लो। चलो तो एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो क्या कॉमन आएगा, बी टी है ना डी एक्स इंटू रो, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा बी स्क्वायर अपॉन 12 और प्लस यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो पूरे लेमिना का आ जाएगा। तो देखो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इस पूरे लेमिना का तो निकाल लिया हमने, ये लेमिना का ही तो है। अब इस पूरे बार का आना है, तो रेक्टेंगुलर बार है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर बार। ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आई से डिनोट कर लो इसे। तो आई बराबर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, और तुम्हें पता है लिमिट क्या लेनी है, -L/2 से +L/2 तक। ठीक है, जैसे ही करते आ रहे हैं, और ये सारा लिखना है बी टी डी एक्स इंटू रो और इंटू बी स्क्वायर अपॉन 12 और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, तो कांस्टेंट बाहर निकालो और इसका इंटीग्रेशन करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो मैं इसे नीचे का रफ कर रहा हूँ। चलो तो फिर है ना, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन से आपको पता है कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, तो कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो b बाहर आ जाएगा, t बाहर आ जाएगा, रो बाहर आ जाएगा, dx तो है ना बाद में लिख लेंगे। और तुम्हें पता है लिमिट है ना 2 बाहर लेके लिमिट चेंज कर दो 0 to L/2, प्रॉपर्टी लगा दी है ना, मैंने बता रखी है आपको। तो अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में ये जो dx है ये बाद में लिख दो, कि यानी x के रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन। अब देखो कर दो चलो इंटीग्रेशन, तो 2bt इंटू रो, यही तो बचेगा। चलो और इंटीग्रेशन करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन 12 तो कांस्टेंट है, ऐसा कैसे रहेगा, यानी फिर 1 है, 1 इतना इंटीग्रेशन जानते होंगे, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो x³ अपॉन 3 आता है, और लिमिट है 0 to L/2, लिमिट रख लो। तो आई बराबर आएगा 2bt इंटू रो, और पहले बी स्क्वायर अपॉन 12, पहले L/2 रखेंगे x की जगह, तो L/2 प्लस यहाँ देखो 1/3 L/2 का कितनी पावर आएगी 3, और देखो माइनस करके 0 रखोगे तो दोनों जगह 0 हो जाएगा, तो छोड़ दूँ इसे। ठीक है, तो भाई यहाँ भी 0 आ जाएगा, माइनस करके यहाँ भी 0 आएगा, तो 0 ही हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर लो, तो आई बराबर 2bt रो, अंदर देखो क्या बचा, कॉमन ले लो कुछ है ना, कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे L है ना, तो L/2 कॉमन आ जाएगा ना, तो L/2 को ले लो कॉमन। तो क्या बचा, बी स्क्वायर अपॉन 12 बचा, और ये 1/3 बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बचा, और ये L तो कॉमन ले लिया, L³ थी तो L² बचा, और 8 था भाई, 2 की घात 3 8, 2 बार ले लिया 4 बचा। ठीक है, तो चलो इसके बाद इधर देखो, ये तो बचेगा 1/12 बाहर आ रहा है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आई बराबर बचा 1/12 तो बाहर दे दो। ठीक है, और LBT और रो ये सारे एक साथ लिख लिए है ना, LBT रो एक साथ लिख लिया, और यहाँ बचेगा अंदर ब्रैकेट में L² प्लस B स्क्वायर, भाई L² प्लस B स्क्वायर, 1/12 तो बाहर ले लिया। और ये पता है आपको, मैंने अभी बताया था, देखो यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वो रो है, तो इतना मास इस पूरे बार का, रेक्टेंगुलर बार का मास कितना होगा, मास निकालेंगे, लेकिन पहले वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम L इंटू B इंटू T हो जाएगा, तो यानी इस पूरे के लिए LBT वॉल्यूम हो जाएगा। तो मैंने कहा यूनिट वॉल्यूम का मास तो इतना है, ठीक है, और इतने वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा,
LBT इंटू रो, इतना द्रव्यमान आया इतने वॉल्यूम का, LBT वॉल्यूम का, और LBT वॉल्यूम, LBT वॉल्यूम है इस पूरे रेक्टेंगुलर बार का। तो इसका मतलब है इसे आप क्या लिख सकते हो, M, यानी मास ऑफ रेक्टेंगुलर बार। तो साइड में लिख दो, बिकॉज LBT रो बराबर M, टोटल मास ऑफ रेक्टेंगुलर बार। तो I बराबर कितना आ गया, इसकी जगह M रख दो बस, है ना, जैसे करते आ रहे हैं। तो I बराबर कितना आया, I बराबर आया 1/12 ML² प्लस B²। ठीक है, इसे बॉक्स में बंद कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो इसका एक पार्ट और रह रहा है, यहाँ तक नोट करो, कराता हूँ फिर उसे। ठीक है, तो आइए सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसका डायग्राम मैंने सिंपल वो रफ करके दूसरा बनाया है, जिसे आपको अच्छे से समझ में आया है ना। चलो, तो देखो अब जो एक्सिस है वो कहाँ से होकर जाएगी। पहले तो आपने पहले पार्ट में निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जा रही है, यानी ये वाली एक्सिस, और जिसका आपने नाम रखा था AB। ठीक है, अब उसने कहा उस एक्सिस के अबाउट निकालो जो वन ऑफ द कॉर्नर्स, जो इसके किसी एक कोने से होकर जाएगी, या तो इधर से या इधर से या इधर से या इधर से, किसी एक कोने से होकर जाएगी। ठीक है, तो और ये बात तो है ही परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, और इसकी लेंथ क्या कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर। आपको पता है ये लेंथ L है, ये लेंथ वो ये कितनी थी T है, और ये कितना है B। ठीक है, वही वाला डायग्राम है, लेकिन आप सेकंड पार्ट में दोबारा बनाएंगे, क्योंकि उसमें फिर करेंगे ना तो ज़्यादा भीड़ सी हो जाएगी। देखो, और ये क्या है, ये तो इसको है ना पता ही है आपको, ये वाला पार्ट है, एक तरीके से बीच में दिखा लिया बस, है ना। और ये एक्सिस है बीच वाली, क्यों दिखाया है ये वाला पार्ट अभी बताता हूँ। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो कॉर्नर से होकर जा रही है, और कॉर्नर मान लो कौन सा, ये वाला मान लो। तो एक एक्सिस यहाँ पर है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। A' B' तो मान चुके, तो A', B' मान लो। ठीक है, और आप देखो एक बात, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट तो निकाल दिया फर्स्ट पार्ट में, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आपको दिख रहा है दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लग के काम हो जाएगा, है ना। तो बस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देख लो। अब देखो ये एक्सिस बीच में है, यहाँ पे ये एक्सिस बीच में है ना। यदि ये यहाँ होती तो आपको डिस्टेंस बिल्कुल क्लियर दिख रही थी, है ना। यदि ये यहाँ मतलब एक बात देखो, ये बीच में है तो ये भी बीच में होती तो डिस्टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाती L/2, लेकिन ये बीच में नहीं है, ये यहाँ पर है, तो इसलिए डिस्टेंस जो है ना ये वाली है, ये वाली, तो ये वाली डिस्टेंस आपको लेनी पड़ेगी, है ना। ये वाली जो आपको तिरछी डिस्टेंस दिख रही है ना, ये वाली डिस्टेंस आपकी है। तो आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप देखो ये जो डिस्टेंस है ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी है L/2 है, क्योंकि ये बीच में है ना। तो ये डिस्टेंस तो है आपकी L/2, चलो मैं लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस पूरी कितनी है L/2। ठीक है, यानी जितनी ये डिस्टेंस L/2 उतनी ही ये डिस्टेंस रहेगी, ये वाली L/2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो है आपकी L/2, ठीक, क्योंकि बीच में है ये। अब आप सोचेंगे बीच तो यहाँ है, अरे 3D डायग्राम है ना, तो ये ऐसे है ऐसे ही है, लेकिन दिखाना तो मुझे ऐसे पड़ेगा ना, तो है ऐसे ही। तो यानी ये जो है ना, ये लाइन और ये लाइन तीनों एक सीध में है इस तरीके से, तो ये बीच ही है। ठीक है, तो 3D डायग्राम में थोड़ा समझना आपको इमेजिनेशन के द्वारा पड़ता है। तो ये डिस्टेंस L/2 है ना, ये भी डिस्टेंस L/2, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी बीच से बीच तक वो भी L/2 रहेगी, लेकिन हमें बीच से साइड तक की निकालनी है। यदि आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस निकालने लगाएं तो आप देखते हो H निकालना पड़ता है, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। और यहाँ पर दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस मान लो H है, ये वाली H, तो H की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, H की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये L/2 है, और ये पूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये B है, देखो चाहे, तो ये इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो ध्यान देना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक B/2 हो जाएगी, क्योंकि तो बीच में है ना बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा B/2, ये वाली, तो ये B/2 है ना, और ये क्या है L/2, यानी ये क्या है लंब, ये क्या है आधार, और ये क्या है कर्ण। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर, बेस, और ये हाइपोटेनियस। तो आपको पता है, अब तो निकाल देंगे H कैसे निकल जाएगा।
देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, चाहे आगे पीछे कर लो, यानी l/2 का स्क्वायर और प्लस b/2 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर ये आएगा आपका, है ना। अब इसमें आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर बार, रेक्टेंगुलर सॉलिड बार, है ना, या सॉलिड रेक्टेंगुलर बार एक ही बात है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और किस एक्सिस के अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट जो इसका नाम क्या है a', b', ठीक है, जो एक कोने से होकर जाती है, ठीक है। तो हाँ, अबाउट a', b' एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू वन कॉर्नर, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो देखो आई तो निकाल रखा है भाई, आई बराबर ICM प्लस MH² होता है, लेकिन यहाँ पर जो ये है ये आपने आई माना है, तो ये तो आई रहेगा, और इसे क्या मान लो I' मान लो, या डबल डैश आ रहा है तो I' मान लो, यहाँ भी डबल डैश आ रहा है तो ठीक है। ICM होता है, ICM वो क्या है, वो वाला आपने आई माना है जो अभी निकाला था आपने फर्स्ट पार्ट में, है ना। इस एक्सिस के अबाउट जो था a', वो AB एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपने आई माना है, आई, ठीक है। तो I प्लस MH², H क्या है, H की वैल्यू रखेंगे, H² की वैल्यू मैंने निकाल दी है यहाँ पे। तो देखो I' क्या आएगा, I जो आपने निकाला है वो कितना था 1/12 ml² प्लस b², ठीक है जी, अभी निकाला है ना। और ICM क्यों नहीं कह रहे उसे, क्योंकि ICM आपने IC उसे कह रखा है आपने, ठीक है, उससे पहले वाले को देखो, है ना। तो इसे I कहा था आपने लास्ट वाले को, जो इस एक्सिस के अबाउट है इस पूरे लेमिना का, मतलब ये क्या नाम है इसका, रेक्टेंगुलर बार का, ठीक है। और प्लस H², H क्या है, H² तो ये वैल्यू रख दो, तो यह जाएगा L²/4 प्लस b²/4, ठीक है। चाहो तो आप साइड में लिख सकते हो, ये चीज़ आप साइड में लिख दो चाहे, कि H² बराबर क्या आ जाएगा L/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम है, बोधायन थ्योरम भी जिसे आप कहते हैं। चलो तो देखो यहाँ से 1/4 कॉमन आएगा, तो 1/12 m L² प्लस b² और प्लस आप देखो 1/4 m L² प्लस b², ठीक है। 1/4 कॉमन आया बाहर, m अंदर बचा L² प्लस b²। तो आप एक बात देखो, कॉमन ले लो जो लेना है कॉमन, या इससे एक काम करो कॉमन मत लो भाई, 3 से ऊपर नीचे गुना कर लो, तो 3/12 प्लस 1/12, 4/12 हुआ, यानी 1/3 हुआ, डायरेक्ट कर लो, है ना। तो 1/3 इतनी कैलकुलेशन मन में करा करो भाई, 3 से ऊपर नीचे गुना करो तो 3/12 प्लस 1/12 4/12 यानी 1/3, तो डायरेक्ट आया I' कितना आया 1/3 m L² प्लस b², ठीक है। कैलकुलेशन का अपना स्तर अपना अच्छा रखो, ठीक है, क्योंकि अब कैलकुलेशन आपको समझनी नहीं है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझने हैं, ये कि ये है ना, ये जो कॉम्प्लिकेशन आपको दिखता है डायग्राम्स में, उन चीज़ों को समझना है, अपना लेवल को बढ़ाना है, स्टैंडर्ड लेवल की आप फिजिक्स पढ़ेंगे अब, है ना। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा तो कैलकुलेशन में आप अटकना मत बिल्कुल भी, कैलकुलेशन वीक हो तो अभी सुधार लो, आगे आके दिक्कत आएगी नहीं तो, है ना। तो यहाँ तक समझ आया है। तो ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिस एक्सिस के अबाउट किसके हैं, जो एक्सिस कहाँ से होकर जा रही है, इसके किसी एक कोने से होकर जा रही है, इसके किसी एक कॉर्नर से होकर जा रही है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी है ना, इस वीडियो को 2 बार देखना, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तक का जो भी डेरिवेशन कराया उनमें सबसे ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। 1-2 बार देख लेंगे वीडियो तो क्लियर हो जाएगा, बाकी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, नोट्स पर मैं आपको PDF दे ही देता हूँ ग्रुप में, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं यदि नहीं है तो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।